जिंदाबाद, जय ज्योति, जय सावित्री, जय शाहू, जय पेरियार, जय संविधान और सबरंगी सलाम सब साथियों को। आज मेरा विषय जो है वो विषय ये है कि हमेशा ओबीसी ही क्यों ताड़न के अधिकारी। अब आपको लगेगा कि जैसे ओबीसी इस विषय को लेकर ही ताड़न के अधिकारी कहते हुए आज का ये विषय क्यों रखा गया है। फिलहाल मैंने देखा है कि करीबन जिस समय से जातिगत जनगणना की बात हुई, जिस समय से मंडल के 25 साल पूरे होने के बाद फिर ओबीसीओं को देखना शुरुआत हुआ कि ओबीसी कहाँ है, कैसे पहुंचे हैं, कौन सा आंदोलन चल रहा है, उनके आंदोलन ने कितना असर डाला है। अब ये सबको पता है कि ओबीसी जो है वो एक वोट बैंक है। जैसे ही समय आता है इलेक्शन का, उस समय ओबीसीओं के बारे में चर्चा होती है। उस समय एक बहुत अलग-अलग तरीके के गाजर दिखाए जाते हैं। कभी आरक्षण का मुद्दा उठता है, कभी कहा जाता है कि महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को अलग से छूट दी जाएगी। कभी कहा जाता है कि नहीं-नहीं जातिगत जनगणना अभी ज़रूर हम लोग कर लेंगे। कभी कहा जाता है कि शासन अलग-अलग राज्य अलग-अलग तरीके के फतवे निकालते हैं, जिसमें ओबीसीओं को कहा जाता है कि अभी देखिए आपको ना बिल्कुल गवर्नमेंट के जॉब्स में आरक्षण तो मिलेगा ही। अभी देखिए आपका जो आपका आपकी शिक्षा का स्तर तो अभी बढ़ ही जाने वाला है, आपको मिलेगा ही। अब सवाल आता है कि जब इलेक्शन के समय ऐसी घोषणाएँ होती है, वो ओबीसीज़ को लेकर ज़्यादा क्यों होती है? वो एससी, एसटी या अन्य समुदाय उनके लिए क्या होती है? उनके लिए की घोषणा कैसे होती है घोषणाएँ? जैसे कि अगर वो व्यापारी वर्ग है और व यानी जिसको हम कहेंगे आजकल हम चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत बात नहीं करते हैं, हम हमेशा जातिगत व्यवस्था में बात करते हैं। लेकिन जो जातियाँ व्यापार से केंद्रित है, व्यापार से जुड़ी है, जो अडानी-अंबानी की रिश्तेदारी में हैं, उनके लिए अचानक कर माफ़ हो जाता है, उनके कर्ज़े माफ़ हो जाते हैं। लेकिन हम कभी नहीं कहते कि वे सरकार के साथ है या सरकार उनके साथ है, इसलिए हम सरकार और कंपनियों को और कंपनी के जो हम कहेंगे जो गुंडे हैं, मवाली है, लेकिन वो राजनीति में आना चाहते हैं और वो खड़े रहकर एक-एक को 50-50 करोड़ रुपया देकर भी कभी भी किसी भी पार्टी को बदल कर वो निकल सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, उनके बारे में सोचते हुए ये कभी नहीं आता है कि ये व्यापारी वर्ग से मिलकर, ये कंपनियों से मिलकर, ये कॉर्पोरेट से मिलकर, ये सरकार जो है उससे उसके साथ मिलकर ये सारी बातें कर रहे हैं और इसको लेकर उनकी जातियाँ नहीं खोजी जाती। ये ज़रूर कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया तो फिर हम लोग जोक बनाते मराठीमध्ये तसं झालं होतं. काय ती झाडी, काय ते डोंगर, है ना? सगळं ओकेमध्ये आहे वगैरे, वगैरे. तर हे जे काही घडतं ना, हे घडत असताना त्यावेळेला त्यांची जात बघितली जात नाही. ज्यावेळेला दलित समुदायाचा बहुजन ते सबजन, सर्वजन असं होतं, तेव्हाही जातीच्या संदर्भापेक्षाही असं होतं, की मायावतीची जातीच्या संदर्भातली स्ट्रॅटेजीज बदलल्या आता त्यांनी आणि त्या आता संपूर्ण सर्व जनांमध्ये म्हणजे विशेषतः उच्चवर्गीय, उच्चवर्णीय जे लोकं आहेत, त्यांना पण सोबत घेऊन चालणार आहेत. त्या बाबतीत तेव्हा ज्यांना त्या आधी घेऊन सोबत चालल्या होत्या किंवा जिनको वो पहले से लेकर चली थी, वो सारे बहुजनों की हालत क्या है इसके बारे में कोई चिंता नहीं व्यक्त करता है। चिंता ये व्यक्त होती है कि अभी अब सब जनों के साथ जाएगी, तो फिर क्या होगा? यानी बहुजनों की तुलना हमेशा किसी के साथ होती है। जब एससी-एसटी की बात आती है तब सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार ये बहुजन करते हैं इस तरीके से वाक़यात भी है, हकीकत भी है और कुछ मिथक भी है। अब मिथक कैसे हैं? तो मिथक ये भी है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर सभी जगह पे अगर हम देखेंगे, तो उनका जो पीछे का मालिक होता है, जो उनको ऑर्डर देता है या फिर जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देता है, तब किसान कौन-से जाति के थे, ये नहीं देखा जाता है और वो जो करने वाला है, वो एक मिश्रा का बेटा था, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में योगी उसको संरक्षण दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हरियाणा में, दिल्ली के सारे इस पूरे
तीनों बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन के तरफ से ये रैली निकली होती है, लोग रैली से वापस जाने लगते हैं, तो मस्त बहुत थक हार कर वो वापस जा रहे हैं और अचानक से ये मिश्रा का बेटा आता है और गाड़ी से तुड़वा देता है। तो तब बात नहीं उठती है कि किसी एक जाति ने किसी एक जाति को तोड़ा, मार दिया, तब फिर ये बात क्यों नहीं उठती है? तो फिर तब जाति, बहुजनों की जातियां तब क्यों नहीं देखी जाती है? जब युद्ध होते हैं तब युद्धों में हम जातियां नहीं देखते, तब हम कहते हैं कि ये एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है। हम देखते हैं कि फिर उसमें कौन लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे पोस्ट आती रहती है कि मेरे भाई मेरी बहन पुलिस में चली गई, फिर पुलिस की वर्दी। और फिर मैंने देखा है कि आदिवासियों के जब आदिवासियों पर छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम हो जाता है, तो यही वर्दी वाले जो आदिवासी है अपने भाई बहनों पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है। और हम ये मान लेते हैं कि जब आपने वर्दी पहनी है तो आपका कर्तव्य है कि आप वर्दी वर्दी से ज्यादा ईमानदार रहिए, ना कि आपके समुदाय के लोगों ने कुछ किया है या नहीं, अन्याय के बारे में आप मत कुछ सोचिए। आपको एक पूरे पाइपलाइन में डाला जाता है, आपकी बुद्धि उस तरीके से बनाई जाती है। अब और भी एक आरोप है ओबीसी के ऊपर कि उनकी बुद्धि इस तरीके से बनाई गई है कि वो ये ज्यादा से ज्यादा धर्मांधता वाली जो ताकतें हैं, धर्मांध ताकतें हैं, उनकी उनके साथ है, ना कि बाकी लोगों के साथ। अब फिर बात आती है कि फिर मंडल और कमंडलू का इश्यू फिर क्यों चला? फिर वो ऐसे क्यों नहीं चला कि संविधान जो आज का इश्यू है, संविधान विरुद्ध देश खतरे में, इस तरीके से इश्यू उस समय क्यों नहीं चला? उस समय मंडल विरुद्ध कमंडलू क्यों चला? मंडल ये इश्यू ओबीसी के, ओबीसी जब जागरूक होने लगे तब कमंडलू क्यों लाया गया? क्या इस देश की राजनीति को, रणनीति को हम भूल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है ये कह देना कि मुझे मेरे घर में, मेरे आजू-बाजू में या मेरे आजू-बाजू में एक राशन की दुकान है और राशन की दुकान पर केवल 5 बोरे अनाज आया है और उस अनाज में से मुझे 100 लोगों को देना है। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं दुकानदार हूँ तो मैं पहले तो बताऊँगी नहीं, 2 बोरे तो छुपा के रखूँगी। हमारे यहाँ की पद्धत है, हमारे यहाँ की पद्धत ये नहीं है कि जो आया है सब लोगों को तुरंत जितने दाम में बताया गया है उस दाम में देना चाहिए। हमारे यहाँ वो पद्धत नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कालाबाजारी एक सफेद बाजारी के तौर पे मानी जाती है। उसको सबका जनाश्रय भी है, राजाश्रय भी है और माफियाश्रय भी है। तो आप उस तरीके से मांग नहीं सकते हो। तो फिर क्या होता है? रिसोर्स कितना है? 3 बोरे, 2 बोरे छुपा के रखे हैं। हम दुकानदार से नहीं झगड़ सकते, हम सत्ता से नहीं झगड़ सकते, हम मोदी को नहीं कह सकते कि गैस की कमी क्यों है, हमको क्यों अपने घर से दूसरे के लिए गैस सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हो? आपने सिलेंडर की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते। फिर हम उस रिसोर्सेस में ये बातें करना चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी को 2 क्यों, मुझको 1 क्यों? यानी झगड़ा किसमें लगा? हम दोनों में। यानी ये संसाधनों का झगड़ा है। जब संसाधनों का झगड़ा होने लगता है, तब सबसे पहले जिनके पास संसाधन नहीं है और जिनको संसाधन मिल रहे हैं, उसको लेकर एक-दूसरे के प्रति जेलसी होना शुरू हो जाती है। और ये पूरा का पूरा इसी तरीके का नियोजन और षड्यंत्र ओबीसीओ के मामले में किया गया है। ओबीसीओ के पास कितने रिसोर्सेस हैं? तो मुझे मेरे साथ आजकल बहुत सारे युवा साथी बहुत डिबेट कर रहे हैं और खास तौर पे दलित साथी डिबेट कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि ये जो तेली है, कुणबी है, मराठा है, माली है, फिर मुझे बताना पड़ता है कि मराठा ओबीसी में नहीं आते हैं, नहीं तो मराठा 1 मराठा लाख मराठा कहते हुए, मराठा रास्ते पर आते हुए हमको ओबीसी में अंतर्भुत कीजिए, ऐसी मांग क्यों करते? मेरी एक फेमिनिस्ट दोस्त थी, वो एकदम उच्च वर्णीय समुदाय से आती है। एक दिन उसने ज़ाहिर सभा में मुझसे प्रतिवाद किया और उसने कहा कि ये जो जाट लोग हैं, ये जो राजपूत है, ये जो गुर्जर है, ये या हार्दिक पटेल जैसे पटेल है, ये सारे ओबीसी लोग, उनमें तो बहुत सारा अहंकार बसा हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा वे ओबीसी हैं? तो उसने कहा हाँ, हाँ। तो मैंने कहा फिर वो उनकी माँग क्यों है कि उनको ओबीसी में समाविष्ट किया जाए? तब तब वो चुप रही।
तो मैंने कहा कि आप मुझे इस तरीके से बताइए ना कि आप बताइए कि किस कौन से मुद्दे पर आप ये कह रही हो कि ये लोग ओबीसी हैं? फिर वे मांग क्यों कर रहे हैं कि हमको ओबीसी में अंतर्भुक्त कीजिए? तब उनका वो एकदम से चुप बैठी। अब सवाल ये है कि जिन जातियों का नाम लिया जाता है, ज्यादातर से बिहार में अगर देखा जाए तो यादवों का नाम लिया जाता है, फिर गुजरात में अलग अलग तरीके से यानी पटेल को भी माना जाता है कि वो ओबीसी है, हालांकि वे ओबीसी नहीं है। उनकी मांग है कि हमें ओबीसी में डालिए। अब जब इन लोगों को माना जाता है, तब तब लोगों को लोहिया या पेरियार नहीं याद आता। आज मेरा ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड मैं पेरियार और लोहिया जी को अर्पण करती हूँ। मेरी आज ही सुबह ओबीसी नेता जो है श्रावण देवरे जी, उनसे बातचीत हुई थी और उसमें बहुत सारा खुलासा हुआ। कई दिनों से मैं लगातार कभी हरिनरके जी की पोस्ट में पढ़ती रहती हूँ, फिर मैं नागेश चौधरी जी से रूबरू संपर्क में रहती हूँ, और मैंने इन सारे नेताओं को देखा है कि जब मंडल आया, मंडल आने के पहले, और मैं भी हूँ उसमें, 10 साल पहले से हम लोग 1979 यानी 1979 से काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि दलितों का आंदोलन 1960 में दलित पैंथर अगर शुरू भी हुआ, तो भी 1956 में और उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब चौदार तालाब पर मनुस्मृति का दहन किया, तो क्या उनको ओबीसी जातियों ने विरोध किया या उनके साथ ओबीसी जातियां भी थी? ये भी देखने जैसी बात है। जब 340 नहीं हुआ, तब बहुत सारे ओबीसीओ ने बाबा साहेब अम्बेडकर को निवेदन भी दिए थे, और बाबा साहेब ने ओबीसीओ के साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ ये धोखाधड़ी हो रही है, इसको लेकर रेजिग्नेशन दिया था। तो ये जो रिश्ता है दलित आंदोलन और ओबीसी आंदोलन का, वो तोड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है। तुलसीदास कहते थे कि शूद्र ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो ढोल का ताड़न करो, पशुओं को ताड़न करो, शूद्रों का ताड़न करो, नारियों का ताड़न करो, ये सारे ताड़न के अधिकारी है, यानी इनको मारना ही चाहिए, पीटना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, उच्च जातियां भी ओबीसी को ताड़न कर रहे हैं, और जिनके साथ कंधे से कंधा लड़कर फूले अंबेडकरवादी सब लोग इकट्ठा आकर उन्होंने ओबीसीओं के ओबीसी मंडल आयोग के लिए इकट्ठा आए थे, तब ओबीसी ये वीपी सिंह जी के साथ रहकर कमंडलू के राजनीति को एक बहुत बड़ा चेक हो गया था। ऐसे ओबीसी, या फिर उत्तर प्रदेश के देखिए आप, तब तब समाजवादी पक्ष बहुत जोर शोर से था, और उसमें आप देखोगे कि शरद यादव जी की लॉबी थी, लालू जी की लॉबी थी, मुलायम सिंह जी की लॉबी थी। लोग लोहिया का हमेशा एक नारा उद्घृत करते थे। वो नारा ये था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। तो इस तरीके से बातें थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि उनको भूल कर कि ये कोई ओबीसी लीडरशिप है, या ऐसे भूल कर ये कहा जा रहा है कि ओबीसीओ को बीजेपी ने एक तो इस्तेमाल किया है, या तो फिर दूसरे पक्षों ने इस्तेमाल, पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, और ओबीसी केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन ओबीसीओ में 4 या 5 जातियों का जिक्र किया जाता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की बात बताती हूँ। हमेशा बात होती है ओबीसी में कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जाति से आते हैं कुछ ओबीसी माली, जिन्होंने कभी फुले को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। बात तो सच है, इस फुले को माली लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर भी संविधान लेकर नहीं आए, और जब तक उन्होंने सबको यानी 1927 की जो चौदार तालाब की लड़ाई हुई, उस समय बाबा साहेब के साथ जितने लोग जुड़े थे, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में जब धम्म दीक्षा ली गई और जब संविधान अर्पण किया गया, तब ज्यादा से ज्यादा दलित वर्ग के लोग, दलित जातियों के लोग बाबा साहब से जुड़े। उसमें भी अन्य दलित जातियां नहीं जुड़ी, क्योंकि बाबा साहब अपने नेता है या नहीं, इसके लिए पूरा एक बहुत अलग प्रयास करना पड़ा, और वो प्रयास 1956 से लेकर लगातार चलने के बाद एक बहुजन प्रयास रहा, बहुजन नेताओं का प्रयास रहा, जिसमें काशीराम जी का, मायावती जी का बहुत बार हम लोग उल्लेख करते हैं। हम लोग उल्लेख करते हैं कि जो समाजवादी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी इसका प्रचार किया। जो लोहियावादी लोग हैं, उन्होंने समाजवाद को गांधी समाजवादी ऐसे कर लिया, और लोहियावादी जो समाजवादी थे, उनको एक तरफ रख दिया। और इसके कारण हुआ ये कि लोहियावादी समाजवादी जो है, वो गांधीयन उच्च वर्णीय समाजवादियों के साथ
मिलकर कोई सामाजिक क्रांति कर सके, इस तरीके से न रहते हुए यहाँ भी फूट डाली गई और ओबीसीओं को ताड़न के अधिकारी मानते हुए ओबीसीओं को बाजू में रखा गया। अब आप लेकिन साउथ में आप क्या देखोगे? साउथ में आप बहुत अलग तरीके की राजनीति देखोगे और वो खास तौर पे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और जो पेरियार रामास्वामी पेरियार जो थे, उन्होंने उनको 94 ईयर्स की जिंदगी मिली और उन्होंने उस जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से ओबीसी मुद्दा बनाने में, राजनीति में भी मुद्दा बनाने में, जिंदगी में मुद्दा बनाने में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। अब जब उनके यहाँ आज भी देखिए कि स्टालिन मुख्यमंत्री है और 69% आरक्षण है। अब लोग पूछ सकते हैं कि 69% क्या होता है, क्यों होता है? तब उन्होंने परवाह नहीं की है कि 100 में से 69 अगर लोग हैं ओबीसी तो उनको उस तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए। तो राजनीति के पट पर, आरक्षण के पट पर एक राज्य हमें दिखता है कि जिसने ये करके दिखाया। महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में 348 ओबीसी जातियां हैं। ये मत समझिए जैसे कि मेरे काफी सारे दलित दोस्त ये मानते हैं कि कुनबट जो है ना, कुनबट बोलते हैं वो भी बहुत भयंकर तरीके से गालियां देते हैं। आज अगर जातियों के ऊपर से गालियां देंगे तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जैसे लग जाता है। ओबीसीओं को गालियां देते हुए वो कहते हैं कुनबट है, वो तेलिया है, वो तांबोली है, वो ये लोग क्या करेंगे? जो तिलक बोलते थे, लोकमान्य तिलक से को तिलक ने इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल की थी और उन्होंने कहा था की तेली, तांबोळी आणि कुणबी हे तिघजण जाऊन तिथे काय नांगर हाकणार आहे का? त्यांना काय करायचंय? तो उनको जवाब क्या है? उनको जवाब देने वाले फुले उस समय मौजूद नहीं थे। नहीं तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो जवाब दिया ही होता। हालांकि शाहू जी ने तो जवाब अपने पूरे कर्म से, कर्तृत्व से दे दिया। उन्होंने शाहू जी हो, सयाजीराव गायकवाड़ हो, ये जो इन सामंती लोगों ने, इन राजाओं ने बाबा साहब जैसे या और अन्य दलित या फिर जैन धर्म की या फिर अलग अलग धर्मों की लड़कियों के भी शिक्षा की, उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किया। उनको यानी उनके लिए कुछ चीजें खुली करवा दी। उनके लिए ऐसा कर दिया कि उनको विमान का टिकट भी वो खरीद सकेंगे। वो विदेश में जाकर उनकी शिष्यवृत्ति जो है वो उनको मिलना चाहिए, इसके लिए खत लिखने से लेकर काफी सारी बातें इन लोगों ने की। लेकिन आज जब बात उठती है तब हम हमेशा कहते कि चित्तले और सहस्त्रबुद्धे थे, लेकिन धीरे धीरे हम शाहू और सयाजीराव गायकवाड़ को भूलते जा रहे हैं। यानी हम लोग तब नहीं मानते कि हमें जिन सामंतीवाद को नकारने वाले जो राजा थे, जो अपने प्रिंसलेस स्टेट को सबमर्ज करते हुए लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे थे, इस तरीके की एक पूरी व्यवस्था, क्रांतदर्शी व्यवस्था, क्रांतिकारी व्यवस्था जन्म ले रही थी। वो प्रतिक्रांतिकारी सरकार क्यों न हो, उसने भी वो किया था। जो प्रतिक्रांतिकारी सरकार थी, जैसे कि ऐसे था कि यानी जो प्रतिक्रांतिवादी थे उन्होंने, और जिन्होंने अपना अलग से सरकार के खिलाफ जो क्रांति हुई थी उसके साथ साथ और अपना एक पत्री सरकार बनाया था। वो ऐसे दो तरीके के प्रवाह उसमें थे। एक था तिलक के जहाल प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ। तिलक के प्रवाह के साथ जुड़े हुए लोगों को सामाजिक क्रांति मंजूर नहीं थी, लेकिन जो पत्री सरकार वाले और क्रांति के यानी राजनीतिक क्रांति के साथ साथ फुले, शाहू, अगर हम देखेंगे नागनाथ नायकवड़ी हो या फिर बाबूराव पाटणकर जी हो, ऐसे जो लोग हैं उन्होंने मिलकर जिस तरीके से एक क्रांति की संकल्पना रखी, जिसमें इंदुताई पाटणकर हो, जहां महिलाएं लड़ रही थी, ये अलग तरीके के जो पैरेलल समांतर प्रवाह चल रहे थे। इसमें राजनीतिक बदलाव की भी बात हो रही थी और सामाजिक बदलाव की भी बात हो रही थी। तो ये सामाजिक क्रांति करने वाले ये कौन लोग थे? ये खेत मजदूरी करने वाले लोग थे, खेती से जुड़े हुए लोग थे, ये कारीगर लोग थे, ये अलग अलग समुदायों के लोग थे। अभी जब गेल अम्बेड जी का स्मृति दिन हुआ तब मैं भारत पाटणकर जी को मिली, तब उन्होंने हमें काफी सारे किस्से कासेगांव के बताए और वहां के पूरे आंदोलन के बारे में बताए। तब वे हमें बता रहे थे कि किस तरीके से खुद मराठा समुदायों में भी जो जमींदार समुदाय थे वो खेती करने वाले कुल जो थे उनको कैसे उनके साथ उनका बर्ताव था।
मज़दूरों के साथ उनका कैसे बर्ताव था। तो उसके खिलाफ गाँव में रहकर लड़ना और सामाजिक क्रांति लाना ये बहुत आसान बात नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि अ, जो समुदाय है बहुजन समुदाय, उनकी क्रांति में उनका उनकी जो शिरकत है, वो शिरकत अगर शुरुआत से है, तो वो अगर नाम हम गिनेंगे, फिर सावित्रीबाई फुले से लेकर हो, फातिमा शेख से लेकर हो, हम यानी मुक्ता साळवे को अगर आज लोग दलित में डाल रहे हैं, लेकिन उस समय वो दलित या ऐसे नहीं तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने खुद ही शूद्र, अतिशूद्र कैटेगरी करते हुए बताया था कि कुछ लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनको गाँव के बाहर रखा गया है। आज हुआ है कि अतिशूद्र ये कैटेगरी एससी में तब्दील हो गई है और शूद्र नाम की कैटेगरी ये चतुर्वर्ण में चतुर्थ वर्ण के तहत रह गई है और इन शूद्रों को ही ओबीसी कहा जाता है। मंडल आयोग में भी ये साफ तरीके से लिखा गया है। हालांकि जब कालेलकर आयोग पहला बना था, उसमें ये लिखा गया था, लेकिन कालेलकर ने अपने हाथ झटक दिए और करीबन 2600 से ऊपर जातियां हैं, अ, उसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद भी सरकार को वो रिपोर्ट देने के बावजूद भी उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तो उस समय से ओबीसीओं के ताड़न की शुरुआत होगी। यानी ओबीसी के हम गणना करेंगे, ओबीसी कितने हैं ये बताएंगे, लेकिन ओबीसी को संसाधनों में शेयर नहीं देंगे। यानी उसी समय से इस तरीके का एक बहुत ही अलग तरीके की अस्पृश्यता ओबीसी के साथ की गई। ओबीसी को किसी भी संसाधनों में उनके संख्या के अनुसार बंटवारा नहीं होगा, ये पॉलिटिक्स खेला गया। इस देश में लगातार खेला गया। अब जब ये कहा जाता है कि एससी कितने होंगे, एसटी कितने होंगे और ओबीसी कितने होंगे, तब ये बताया जाता है कि जो 50-50 होगा, वो ऐसे नहीं बताया जाता कि ओबीसी की मात्रा में उनको आरक्षण होगा। ये बताया जाता है कि 50% जो लोग हैं वो ओपन में ही रखे जाएंगे और 50% को आरक्षण मिलेगा। इसलिए ओबीसी के तहत जिन जिन लोगों को डाला है उसमें भी बहुत सारी लड़ाइयां शुरू हो गई। अब कैसे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ये जो इतर मागास वर्गीय है, ये मागास होने के जो निकष है, ये निकष मैं बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत नए लोग हर बार जुड़ते हैं। तो ये जुड़ने के बाद उनको ये बात पता चलना चाहिए कि जो मंडल आयोग के निकष हैं, वो 11 निकषों में 6 निकष ये महिलाओं को लेकर है और 5 जो निकष है वो कॉमन है, यानी उसमें भी महिलाओं का जिक्र है। अब जिस घर में महिलाओं को 2 किलोमीटर दूरी से 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता है, जिस घर में महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा तक जाने का मौका नहीं मिलता है, स्कूल ड्रॉप आउट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है उन लड़कियों का, उस घर के बारे में जहाँ हमेशा महिलाओं को काम-काज में ही लगा रहना पड़ता है और बच्चों बाल मजदूरी से लेकर सब काम-काज महिलाओं को करना पड़ता है। चौथी बात कि उनका विवाह चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह हो जाता है और ज़बरदस्ती से उनका बाल विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि घर में खाने के लाले पड़े हैं और सामाजिक तौर पे भी ये माना जाता है कि लड़की पूरे घर पर बोझ है। तो देखिए कि ये जो पूरे निकष है, वो निकष किस तरीके से हैं। फिर बात आती है कि आप इकोनॉमिकली कैसे हो, यानी ये रहे सामाजिक सांस्कृतिक निकष और एजुकेशन इकोनॉमिक निकष क्या है? इकोनॉमिक निकष में समान काम के लिए उनको समान वेतन नहीं मिल रहा है। महिलाओं का काम दुय्यम माना जाता है, ये एक निकष है। दूसरी बात कि महिलाएं जो है वो काफी सारी महिलाएं माइग्रेशन जो पुरुष कर लेते हैं उसके बाद पूरा का पूरा बोझ उठाती है और उस घर में काम करने के बावजूद भी उनको प्रथम नागरिक के हैसियत से उस घर के कुटुंब प्रमुख परिवार प्रमुख होने के हैसियत से उनको कोई भी उस तरीके के अधिकार नहीं मिलते। हालांकि उस कुटुंब का परिवार प्रमुख जो होता है उस कुटुंब का प्रथम नागरिक हमेशा पुरुष रहता है, उस कुटुंब का कुटुंब प्रमुख हमेशा पुरुष रहता है। अब जब महिलाओं के आंदोलन ने ये सारे मुद्दे उठाए तब ये मुद्दे उठते गए। और कौन सी बात है, तो जमीन का जब बंटवारा होता है तो महिलाओं के नाम पर जमीन नहीं दी जाती है और उनको उससे वंचित रखा जाता है। अब ये सारे निकष अगर मागास वर्गीय होने के हैं तो इसमें वर्ग भी है और इसमें सांस्कृतिक वर्ग भी है और सांस्कृतिक शोषण भी है। अब बात आती है, आज मैंने देखा मेरी एक दोस्त है कॉमरेड लता भी से सोनोने, उनका आर्टिकल आया है और उनका आर्टिकल आया है आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। उसमें भी
और आजकल जितने व्हाट्सएप पोस्ट है, जितने फेसबुक पोस्ट है, उसमें भी सब लोग मोदी को नहीं ताने दे रहे हैं। मोदी हालांकि ओबीसी, और ओबीसी प्रधानमंत्री जाने के बाद कितने ओबीसी को जजेस के लिए जगह मिल गई, यानी कोर्ट में कितने लोगों को ले लिया गया, कितने लोगों को सचिवालय में ले लिया गया, कितने लोगों को मंत्रालय में सीटें मिल गई, कितने लोगों को आज सरकारी पूरे काम इसमें जगह मिल गई। ये अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओबीसी के जो लोग हैं उनकी अगर हम उनकी हम कहेंगे कि कितने प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत कुछ जगह पे जैसे न्यायालय वगैरह जगह पर 4% से ज्यादा नहीं है। अगर सचिवालय वगैरह जैसे जगह पर 12% से ज्यादा नहीं है, यानी 100 में केवल 12 लोग कहीं कहीं टिकाए गए हैं। और दूसरी बात कि सारे ओबीसी को यहाँ जगह नहीं मिलती है। ओबीसी में भी चुना जाता है कि वो जैसे महाराष्ट्र में देखा जाता है कि वो पूर्ण मराठा नहीं होगा, कुणबी मराठा होगा तो उसको पहले प्राधान्य दिया जाता है। फिर कुणबी हो, माली हो, तेली हो, तांबोली हो, या फिर कुछ सोनार हो, या ऐसी जो जातियां हैं जो आप लोगों को ज्यादातर से मालूम होगी, वैसे पांचकड़शी हो, भावसार हो, फिर थोड़े से गाभित हो, कोई भंडारी हो, आगरी हो, इन लोगों ने अलग अलग जगह पे जो समुदाय आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, उन्होंने राजनीति में शिरकत की है और उनको वहां जगह मिली है। लेकिन उनका एक एक प्रतिनिधि आपको दिखेगा। लेकिन काफी सारी अन्य जातियों के, हालांकि 3% जातियों के पूरे भारत में, पूरी सत्ता में, राज्य सत्ता में, सरकार के केंद्र सत्ता में भी और राज्यों के सत्ता में भी सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण और उच्च वर्णीय है, तो उसको लेकर ये नहीं कहा जाता है कि 3% लोगों का ही वहां जिक्र होगा, उनको वहां उतना ही रखा जाएगा। लता बिसे सोनवणे जी महिला आरक्षण को लेकर बहुत सुंदर उनका आलेख है, लेकिन उसमें भी एक आरोप है। वो आरोप हमेशा महिला आंदोलनों ने किया है और महिला संगठनों ने हमेशा माना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा ये हमेशा ओबीसी महिला मुद्दा करने के बाद ही बंद किया गया है। अब ये बात सच है कि शरद यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने मुद्दा कब लाया। लालू जी अगर छोड़ दे तो लालू जी ने अपने समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने, और बाद में भी जब आए वो और फिर राबड़ी को भी बनाया गया था, उस समय भी 50% केवल पंचायत में ही नहीं, विधानसभा में भी और संसद में जाने वाली सीटों पर भी 50% महिलाओं का आरक्षण रहेगा ऐसे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अन्य जगह पे 50% महिलाओं का आरक्षण डिक्लेयर नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जहां 73वीं घटना दुरुस्ती हुई और 74वीं, तो उसमें 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत जो आरक्षण में 33% आरक्षण ये महिलाओं की सीट को लेकर होगा, इसको लेकर अभी अभी और एक गेम खेला गया। ये गेम इस तरीके से खेला गया आज 2014 के बाद आए हुए सरकार ने, कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया कि ओबीसी लोगों को हम आरक्षण देंगे, लेकिन जहां जहां ओबीसी खड़े होंगे वहां महिला सीट नहीं होगी। यानी देखिए कि किस तरीके से ओबीसी और महिलाओं में उन्होंने झगड़े लगाए। अब जाहिर है कि महिलाएं जूते लेकर ओबीसी महिलाओं के या ओबीसी प्रतिनिधियों के पीछे पड़ेगी और फिर महिला प्रतिनिधियों के बीच में झगड़े होंगे। ये जो मेरा पहला मुद्दा शुरुआत में मैंने कहा है, ये संसाधनों के बीच की लड़ाई है। ये हमारे जो हमारे पास रखे गए हैं सीटें, उन सीटों पे अब ओबीसी क्यों, हम महिलाएं क्यों नहीं? तो हमें दिखेगा, हम देखते हैं, हमने देखा कि वृंदा कारत को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, एक उसमें भी बीजेपी के साइड के ही दो जो ओबीसी महिलाएं थी वो थी, बाकी अन्य पूरे सारे पक्षों में, फिर वो कम्युनिस्ट पक्ष हो, फिर वो समाजवादी पक्ष हो, फिर वो कांग्रेस पक्ष हो, या फिर जनता दल वगैरह जैसे लोग हो, इन सारे लोगों में हम देखेंगे कि ब्राह्मण या उच्च वर्णीय महिलाएं संसद में बैठी हुई, फिर वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, ये यानी वामपंथी सरकारें भी हो, तो अभी हम देखते हैं कि उनके जो सरनेम है उससे ही हमें पता चलता है। अब उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हम मानते हैं कि वो हमारी अच्छी प्रतिनिधि है, वो वहां आवाज उठाती है। लेकिन जैसे ही ओबीसी या दलित या आदिवासी इनके आरक्षण को हमने संसद में लाना शुरू किया, तो संसद में महिलाएं वो महिलाएं नहीं होगी जो महिलाएं प्रखर बुद्धिवादी बुद्धिनिष्ठ है, वो महिलाएं केवल उच्च वर्ण से उच्च जाति से ही बिलोंग करती है। इस तरीके का जो समझ है, उस समझ को मिटाने के लिए काम करना पड़ेगा।
अब उसमें भी बहुत मजेदार बात है कि जब उमा भारती दिखती है और एक तरफ मायावती दिखती है, तो बसपा की, तो उमा भारती दिखती है वो बीजेपी की दिखती है, तो ओबीसी एक तरफ है और एक दलित, बाकी अन्य जगह पे दलित और ओबीसीओं का, ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में हमें दिखा देना चाहिए कि वो कितनी है। तो वहां मराठा है, राजपूत है, या फिर सिंधिया वगैरह जैसे लोग जो हैं राजपूतों में भी खुद को और भी ज्यादा ऊपर के मानते हैं, या फिर मराठाओं में भी जो शैनो कुड़ी खुद को मानते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन यहाँ आपको दिखेगा कि ब्राह्मणों से लेकर मराठा तक, व्यापारियों से लेकर फिर वो मुस्लिमों में भी मुस्लिम ओबीसी महिलाएं नहीं है, वे खानदानी घरों से, नवाबों से आई हुई या फिर उनकी कोई विरासत होगी उससे आई हुई महिलाएं हैं। हमारी जेबुन्निसा शेख वहां नहीं जा सकती। मैं बताती हूँ आपको कि वो नहीं जा सकती। वो कितनी भी अच्छा काम करने वाली, असंगठित कामगारों के बीच काम करने वाली, वामपंथी विचारों की और सामाजिक सरोकार रखने वाली और लगातार इन मुद्दों पर विधानसभा अधिवेशन के समय सवाल उठाने वाली एक मुस्लिम ओबीसी महिला हो, लेकिन जेबुन्निसा शेख को कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ओबीसी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी में अति शूद्रों ने आज अपनी एनलाइटनमेंट को लेकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों को लेकर एक अलग तरीके का अपना रुतबा बनाया है, एक गरिमा बनाई है, एक आइडेंटिटी स्ट्रगल उनका रहा है। और ये जो पूरे 40 साल का जो स्ट्रगल है उनका, या फिर हम कहेंगे कि 1956 से लेके 2022, तो फिर वो ज्यादा हो जाता है, तो अभी 2026 में 50 साल का स्ट्रगल हो जाएगा। ये जो 50 साल का स्ट्रगल है, उस तरीके से आधुनिक भारत में जो ओबीसीओ का स्ट्रगल है, वो हालांकि 19वीं सदी से महात्मा फुले से लेकर शुरू होना चाहिए, वो होता भी है, लेकिन महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख या रखमाबाई या फिर तानीबाई बिरजे, इन सब लोगों को अगर हम देखेंगे तो वो उनकी जो पूरी सूत्रधारा है वो बीच में खंडित हुई है। अभी हमें दिखाई देता है 1920 से, जब से सेवा सदन आ गया, जब से एसएनडीटी तो बाद में नामकरण हुआ, लेकिन करवे का महिला विद्यालय आ गया, सब जगह पे पूरे उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, तो लोगों ने ये मान लिया कि ज्ञान का क्षेत्र उनका ही है। तब उन्होंने स्वतंत्र भारत में ये नहीं कहा कि ब्रिटिशों के समय हमने इतनी हमारी होशियारी दिखाई, हमारी पहली शिक्षक जो है वो ओबीसी समुदाय से आती है, तो इस समुदाय को भी उतना ही अधिकार और बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अभी अभी तो हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी पूना जैसे विश्वविद्यालय को में भी सावित्रीबाई फुले का नाम मिले, इस तरीके का हमें आग्रह रखना पड़ा, हमें लड़ाई करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। तो ओबीसी के लड़ाई के मुद्दे ये आइडेंटिटी स्ट्रगल से जाकर आज भी अपने अस्तित्व के स्ट्रगल तक, कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने के बावजूद भी आरक्षण और जातिगत जनगणना से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कि ओबीसी अगर संगठित करना है इस देश में, तो उसके लिए जातवार जनगणना जरूरी है। जैसे एससी की एक संख्या पूरे हमें दिखाई देती है, हमारे सेंसस में एसटी की एक संख्या दिखाई देती है। आज नोमैडिक ट्राइब्स की संख्या निकालने के लिए अलग अलग आयोग बने, जिसमें जिसमें हमने रेणके आयोग का हमेशा मैं जिक्र करती हूँ। ये अलग अलग आयोगों ने काम किया और अलग अलग आयोगों ने लाई हुई जानकारी के आधार पर हमें दिखता है कि एक पूरा हमारे पास ओबीसी का एक बहुत ही अच्छा डेटा कलेक्ट होने के लिए जो करना चाहिए, उस तरीके से बातें न बनते हुए भटके विमुक्त नोमैडिक ट्राइब्स ने अपना डेटा कलेक्शन की बात रखी, क्योंकि उसके लिए आयोग बने। अब ओबीसी के लिए भी आयोग बने, मंडल आयोग बना, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, उसके बाद सच्चर आयोग बना। इन सारे लोगों ने मंडल आयोग के निकष लेते हुए, या फिर नचियप्पन कमेटी बनी, ये जो सारे आयोग थे, ये मंडल आयोग को समर्थन देते हुए उसका विस्तार करने वाले आयोग थे, जिसमें अलग अलग धर्मों में भी, जबकि धर्मांतर होने के बाद भी इस देश में जातियां खत्म नहीं हुई। अगर आपको जाति लगानी है, आपने बौद्ध लिखा, लेकिन आपको अगर जाति बतानी है तो पूर्वाश्रमित से महार ऐसे लिखना पड़ता है, तो या पूर्वाश्रमित से मांग ये लिखना पड़ता है, यानी आपको जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ना कि धर्म के आधार पर। इसलिए हिंदू ये एक पूरा मिथक है। हिंदू धर्म तभी बनता है जब अलग अलग जातियां हो, और इसलिए जब हम जाति का विनाश करने चले हैं,
तब हमें जब हम किसी धम्म का, किसी धर्म का, किसी तत्व ज्ञान का आग्रह रखते हैं, तब हम उन जातियों को भूलकर उस विचारधारा को, उस तत्व ज्ञान को लेते हैं। लेकिन सामाजिक विडंबना ऐसी है कि जब तक आपको सामाजिक तरीके से उन्नयन करना है, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से जाति से आते हैं और आपकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। अगर वो पिछड़ी है तो उसी के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा, उस आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं। तो ये जो बातें हुई थी, मैं 2014 से पहले का पहली की पूरी पृष्ठभूमि के आधार पर कह रही हूँ। इसलिए तो कमंडलू वाले चिढ़े ना, इसलिए चिढ़े कि मंडल अगर आ जाता है तो 3743 जातियां हैं। भाई और बहनों, साथियों, समझ लो कि ये 4-5 जातियों को लेकर आप जो टारगेट करते हो, ये लोग, इन लोगों की ये जो पूरी गांव-गांव में जो दादागिरी है, जो कुछ जातियां ये करती है, उनके बारे में बिल्कुल सही सही है आप लोगों का कि उनके बारे में कंप्लेंट हो जानी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए। अगर 1 लाख एक मराठा कहते हुए एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट की मांग यानी खारिज करने की मांग करते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो हमारे साथ जितने साथी आते हैं, वो सारे साथी हमारे साथ कौन-कौन से जातियों से आते हैं, ये हमने कभी नहीं रखा। आज तक स्त्री आंदोलन में मेरे बारे में, मैं फूले अम्बेडकरवादी हूँ, तो मेरे बारे में जात खोजने की बहुत कोशिश हुई। जब उनको पता चला मैं ओबीसी हूँ, तो मुझे पता है कि आंदोलनों में भी आपको मिलने वाले पुरस्कार हो, आपको मिलने वाली मान्यता हो, आपके मिलने वाले सम्मान हो, वो तुरंत आपकी जाति देखते हुए आपका नाम धीरे-धीरे पीछे जाता है। पहले आपके परिवार के लोगों को दिया जाता है, फिर आंदोलन में जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर क्रम लगता है, उसमें 1 आध 2 गुस्सा कर कहा जाता है कि हमने इनको भी तो दिया। जैसे स्त्रियों के बारे में भी होता है। सारे पुरुष बैठे हुए होते हैं और एक आध स्त्री को प्रतिनिधित्व देते हैं और कहते हैं, हम स्त्रियों को भी प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व वाला मामला है। जैसे कि हमेशा मैं बताती भी रहती हूँ, तो ये जो थियरी है कि अ, आप रिकॉग्निशन दोगे, तो यानी उसका मतलब ये है कि आप इसको मान्यता दोगे कि हाँ, इस तरीके की विषमता है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो भेद है। फिर उसको रिकॉग्निशन देने के बाद ये रिकॉग्निशन को लेकर आपको पहले उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि रिकॉग्निशन के बाद आपको बात होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? वो इक्विटी के तौर पे करना है, इक्वालिटी के तौर पे करने की कोशिश की। तो मैं भी लड़की हूँ, वो भी लड़की है, तो वो ब्राह्मण घर में पैदा हुई, तो उसको जो पूरा अ, सांस्कृतिक संचित मिला है, या फिर उनके भी पिताजी अगर गरीब होंगे, तो भी गरीब होने के बाद एक भिक्षुक को खारी, खजूर, बादाम, काजू, या फिर सूखा जो अनाज होता है, वो मिल जाता है। लेकिन मैं उसी तरीके की गरीब हूँ, तो मेरे घर के लोगों को भिखारी कहा जाता है, और भिखारी लोगों के पास कितना भी हो, आप गाना भी गाओ, कुछ भी गाओ, तो उनको घर घर में जो बचा है वो बासा सब कुछ परोसा जाता है। ये हमने देखा है कि भिक्षुक और भिक्षेकरी में फ़र्क है, यानी भिखारी में फ़र्क है और भिक्षुक में फ़र्क है। तो इस तरीके से जो फ़र्क है, ये सांस्कृतिक फ़र्क है, और ये सांस्कृतिक फ़र्क जैसे दलितों के साथ है, उसी तरीके से ओबीसियों के साथ है। अब मैं आती हूँ शूद्रों के साथ किए जाने वाले फ़र्क को समझने की बात को लेकर। अब बहुजनों को, ओबीसियों को हमको कैसे समझना पड़ेगा? ओबीसी हमेशा दंगों में शामिल होते हैं, ये कहते हैं हम। तो गुजरात के दंगों में दलित घरों को भी इस्तेमाल किया गया और ओबीसियों को भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, लेकिन अब बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार करने वाले ब्राह्मण लोग थे, ये तो, और उच्च वर्णीय लोग थे, ये तो सिद्ध हुआ। तब हमने, किसी ने भी जाके ये नहीं कहा, ये कहा कि अच्छा ऐसे संस्कार है क्या, ऐसे बलात्कार है, लेकिन ये नहीं कहा कि ब्राह्मण विरुद्ध मुस्लिम, ब्राह्मण विरुद्ध शूद्र, ब्राह्मण विरुद्ध दलित, ऐसे नहीं कहा। जब यही घटना, अगर ये अत्याचारी शूद्र होते, ओबीसी जातियों के होते, तो हम लोगों ने ये ज़रूर कहा होता, मोर्चे भी निकल निकल सकते थे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है, और उनके साथ हमारे सारे हित संबंध, वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो हम उनको नहीं कहेंगे। हम, जब गोडसे की इतनी पूजा होने लगी है, तब हम एक तरफ गांधी को मारा, तो उसको, उसके लिए जो
जो जो बहुत सारे लोग हैं जो गांधी को नहीं मानते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधी को मारना उचित था। उन्होंने यही कहा कि किसी भी तरीके से हो लोकतंत्र में इस तरीके की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को उजागर नहीं किया जाता है। हालाँकि उजागर ये किया जाता है कि गोडसे किस तरीके से गोडसे ने गांधी का वध किया। पानसरे, कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश इनका वध किया ऐसा कहा जाता है। सनातनी लोगों ने ऐसे जो ये पूरे धर्म के खिलाफ बोलने वाले या तो फिर गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने धर्म में बंटवारा किया। अब सवाल ये है कि आप अगर इस देश में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए मुसलमानों को बार बार चिढ़ाएंगे जबकि वे पाकिस्तान गए नहीं है, जबकि वे भारत में रहे हैं, उन्होंने लगातार इस देश में ही उसकी उनकी सेवा दी है। इतना ही नहीं तो वे कारीगर है छोटी छोटी चीजें में हमारे साथ। हमें जब कारपेंटर लगता है, हमें जब प्लम्बर लगता है, तो इन कारीगरों के सिवा हमारा काम नहीं होता है। ये सारे लोग ओबीसी तबके के हैं। उन्होंने कभी एक जमाने में धर्मांतर किया और वो मुस्लिम हुए, इस देश के ही है। उसमें दलित मुस्लिम भी है, ओबीसी मुस्लिम भी है, बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन हुए और मुस्लिम हुए। तो उस समय जबकि जो राजाश्रय होता है या फिर जिस तरीके का माहौल होता है उसमें हमें रोजी रोटी भी मिलेगी और हमें भगवान का चिंतन करने के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट हमारे ईश्वर के साथ संधान कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हमें क्यों जरूरी है कि हम किसी पुजारी या पुरोहित के द्वारा किसी के साथ जुड़ेंगे। तो पुरोहितों के खिलाफ का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। अब इसमें अगर देखा जाए तो संतों के आंदोलनों में सबसे ज्यादा कौन थे? ओबीसी थे। वो पूरी सामंतवादी जो रचना थी उस रचना को नकारने वाले ये लोग थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि जो लोग इसमें संत आंदोलन में पड़े हैं उनको देखिए, उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन, अपने दुकान तक लोगों को बांट दिए। इस तरीके की किंवदंतियां नहीं है, कोई आख्यायिका मिथक नहीं है, ये घटना घटी हुई है। जब वेदोक्त प्रकरण होता है तब शाहू कह सकते थे कि मुझे किसी ने राज्याभिषेक करके मुझे दूसरे यानी शिवाजी को राज्याभिषेक करने के लिए जैसे काशी से ब्राह्मण लाए थे, वैसे वेदोक्त प्रकरण में मुझे यानी कोल्हापुर की जो नदी है उस नदी पर नहाते हुए उस नदी में मुझे शुद्ध करने के लिए मैं दूसरे जगह से ब्राह्मण मंगवा लेता हूँ और शुद्धिकरण के मंत्र कह देता हूँ और वेदोक्त प्रकरण का फिर उसी तरीके से एक निकाल लग जाता था, एक पूरा निर्णय लग जाता था। लेकिन शाहू जी ने ऐसा नहीं किया। तो ये देखने जैसी बात है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता गया। सत्यशोधक समाज से लेकर शाहू आर्य समाज की तरफ बढ़ चले, इसका कारण भी यही हुआ। तो आज हम उनके ऊपर टीका कर सकते हैं। तो फिर आज हम ये देखते हैं कि ऐसे ही एक पूरा क्रिटिसिज्म ऐसे होता है कि सामाजिक क्रांति वाले जो लोग हैं या सामाजिक क्रांति के जो जनक है, इन्होंने कभी ब्रिटिशों के खिलाफ की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ना ही वो जेल में गए। अब सवाल यह है कि अगर यहाँ सामाजिक क्रांति नहीं करते तो आज जो हो रहा है वो पहले ही शुरू हो जाता था। हम 1947 में हम इस पूरे सामाजिक क्रांति के जो जनक है महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, नारायण गुरु, अयंकाली, मैंने जिन सारी महिलाओं के नाम लिए, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख, डॉक्टर रखमाबाई, ये जो सारे लोग हैं या फिर उनके साथ काम करने वाले मुकुंदराव पाटिल से लेकर जो सरकार में पत्री सरकार में जो लोग थे वो और एक पूरे अलग अलग तरीके के सामाजिक बदलाव लाने के लिए मैं वो पढ़ाई कर रही हूँ, उसका एक पूरा रिजल्ट बाहर आएगा। तो अलग अलग राज्यों में जिन्होंने सामाजिक क्रांति के बिगुल बजाए हैं वो उन लोगों का एक बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष रहा है, उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है और उनके काम और उनका जो कर्तृत्व है हमारे सामने नहीं आया। अब ये लोग कौन थे? ये लोग बहुजन तबके के थे, ओबीसी तबके। मुझे एक दिन एक मेरी दोस्त का फोन आया और उसने कहा ये मत कहो लता कि महात्मा ज्योतिराव फुले ये ओबीसी समुदाय से थे और सावित्रीबाई ओबीसी समुदाय से थी। इससे कहने से ऐसा हो जाता है कि वो क्रेडिट ओबीसी समुदाय को चला जाता है। तो फिर मैंने कहा तो फिर ये बताइए कि बाकी अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनके समुदाय की जातियां हम स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वास्तव है कि उन्होंने जातियों के ऊपर हमला किया, इसलिए तो उनके समुदाय ने उनको निकाला। यही तो मुद्दा मैं आपसे बात कर रही थी कि माली समुदाय ने महात्मा ज्योतिराव फुले के ऊपर बहिष्कार क्यों डाला? इसलिए डाला कि उनको डर था कि ब्राह्मण लोग मेरे
हार नहीं लेंगे, मेरे फूल नहीं लेंगे, मेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। उसके पहले क्या हुआ कि शिवाजी के बाद जितने भोसले राजा थे, फिर जो अलग-अलग जगह पे जो सरदारों को भेजा गया, फिर होलकर एक जगह पे चले गए, जाधव एक जगह पे चले गए, ऐसे जो अलग-अलग जगह पे उनको भेजा गया, फिर उन्होंने उस प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। अहिल्याबाई होलकर तो एक बहुत बड़ी नेत्री, जो हम राजनेत्री के तौर पे भी देखेंगे, एक बहुत ही अलग राज्यकर्ता, और उसी के साथ-साथ एक बहुत ही मानवीय समुदायों को इकट्ठा लाने के लिए इस तरीके की धर्मशाला, कुएं और तालाब बांधने की बात की। एक गांव एक तालाब करने की के लिए 19वीं सदी में जो हमें प्रयास पड़े, वो राज्यकर्ता होने के नाते इंदौर संस्थान की अहिल्याबाई होलकर ने हमें करके दिखाया था। तो ये सारे लोग कहाँ से है? कांचा इलैया खुद को कहते हैं कांचा इलैया शेफर्ड। उन्होंने कहा व्हाई आई एम नॉट हिंदू, उस किताब में उन्होंने मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, इसलिए ये पूरी की पूरी बात रखी। अब वो शेफर्ड कहते हैं, वो धनगर कहते हैं खुद को। तो ये जो शेफर्ड है, ये जो धनगर है, ये ओबीसी में आते हैं। ये जो काफी सारी जगह पे वो घुमंतु विमुक्तों में आते हैं। आज ओबीसी की संख्या, घुमंतु विमुक्त और ट्रांसजेंडर, इनके साथ ओबीसी की संख्या जितनी बड़ी है, उसको लेकर भी आज केवल 27% आरक्षण है। ये आरक्षण बढ़ सकता है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाया है। वो यहाँ 69 नहीं होगा तो कम से कम 60 तो जरूर हो सकता है। तो पूरे 60% जो लोग हैं एससी, एसटी और ओबीसी को मिलकर, यानी 27% जो आज है, वो 37% हो सकता है। तो इस तरीके से 37% हमें अगर मिलता है, तो 52% लोगों के साथ साथ अन्य घुमंतु विमुक्त और ट्रांसजेंडर इनका जिक्र हो सकता है। अब बात यह है कि इन सबके आरक्षण को लेकर इतना बवाल क्यों, और इसको लेकर इंदिरा साहनी जाती है कोर्ट में, यानी कृष्णा अय्यर उसको सपोर्ट करते हैं। कृष्णा अय्यर हम बहुत ही मानते हैं कि मानवीय अधिकारवादी जज के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये बात इंदिरा साहनी उठाती है, तो वो कहते हैं कि ओबीसीओ के घरों में बहुत पैसा है, इसलिए क्रीमी लेयर लगा दीजिए। अब ये क्रीमी लेयर भी कैसी दिखाई जाती है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ताड़न के अधिकारी के इसमें ये बहुत 5-6 मुद्दे बहुत प्रमुख है। 5-6 मुद्दे ये है कि ये सरंजामी मूल्यों को मानते हैं, एक पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि ओबीसी हमेशा अंधश्रद्धा है, वही चले जाते हैं। और एक बहुत अच्छी पोस्ट आई है कि इतने जागरूक होने के बावजूद भी जो जागरूक होने वाले लोग हैं, कभी वो बिट्टू बाबा के पास जाते हैं, कभी वो गुणवंत बाबा के पास आते हैं, कभी वो नरेंद्र महाराज के पास जाते हैं, कभी वो कलावती बाई के पास जाते हैं, कभी वो, और जिन जो बड़े-बड़े उच्च वर्णीय लोग हैं, उनके महाराज तो और अलग होते हैं। वो आसाराम बापू से लेकर, राम रहीम बाबा से लेकर, मुरारी बापू से लेकर, ये पूरे पंडाल भरे हुए होते हैं। तो फिर ओबीसीओ के ऊपर ही आरोप क्यों? इसलिए कि ओबीसी संख्या में ज्यादा दिखते हैं। अगर ओबीसी संख्या में ज्यादा दिखते हैं, तो फिर ओबीसीओ को संख्या में ज्यादा आरक्षण क्यों नहीं? जैसे उनको आरक्षण मिलेगा, और फुले अंबेडकर के कारण, इन विचारों के कारण, संविधान के कारण, अंबेडकर के कारण मुझे आरक्षण मिला है, इस तरीके की चेतना जागृति होगी, तो क्या हमारे साथ ओबीसी नहीं आएंगे? अब जो 3 मुद्दे मैंने कहा, उसके बाद है चौथा मुद्दा कि ओबीसीओ को कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि उनके पास क्या है, वो जो थे ना, वो शूद्र थे, लेकिन उनके पास व्यवसाय और व्यापार था। क्या ये बात सच है? सब लोग बोलेंगे हाँ सच है, क्योंकि वो तो आप देखिए मार्केट में फूले भी बैठते थे, और ये सब कुछ आप तो देखिए कि उनके हाथों में मार्केट था। मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट जो है, जो वैश्य जो कहे गए हैं, वर्ण वर्ण में जो लोग हैं व्यापारी, उनके हाथों में हमेशा रहा है। इसलिए किसान ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपको ओबीसी के साथ होने वाली प्रताड़ना और विवंचना दिखाने के लिए। कैसा है? तो किसान खेती करते हैं, उसके लिए लागत लगाते हैं, वो खाद लाते हैं, वो मिट्टी अगर खराब है तो उस मिट्टी का स्तर बढ़ाने के लिए उसमें उनको बहुत कुछ श्रम लेने पड़ते हैं। उनको पानी के लिए अगर बारिश का पानी नहीं आता है तो उसके लिए कुएं खोदने पड़ते हैं, कुएं नहीं है तो वो जहाँ नीचे से भूस्तर से पानी कम हुआ होगा तो उसमें इरिगेशन के लिए काम करना पड़ता है। उनको इरिगेशन का कैनाल का पानी नहीं मिला है तो वहां झगड़ा करना, ये सारे संसाधनों के लिए ओबीसीओ को झगड़ा करना पड़ता है। अब ओबीसी और दलितों का और आदिवासियों का रिश्ता क्या है? तो ओबीसी के पास 2 एकड़ या 1.5 एकड़ जमीन भी हो, तो उसके साथ काम करने वाले खेत मजदूर ब्राह्मण तो कहीं भी नहीं रहेंगे।
ब्राह्मण ना खेतियों के मालिक होंगे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे और बोलेंगे आप लोगों को खेती करना आता है। जैसे अडानी अडानी अंबानी ने भी खेतियां कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है, और जो लोग खेती जानते हैं, ऐसे जानकार लोग, और जो बाहर से भी इजराइल से लाए हो या मत्स्य खेती की बात कर लो, जिनको पर्शियन नेट मालूम है, जिनको अलग अलग तरीके की नेट्स इस्तेमाल करने की क्रय शक्ति है और जो खरीद सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े बोट रहने वाले बोट जिनके पास है, ऐसे लोग आकर छोटे मछुआरों की मछली भी रोंदवा देते हैं, रोन देते हैं, या तो फिर वो खरीद लेते हैं यानी लेज के व्यापारी के जैसे पोटैटो जैसे उन्होंने शून्य भाव में खरीद लिया है, उस तरीके से खरीद लेते हैं। और उसके ऊपर यानी जो मछुआरे अपने आजू बाजू के क्षेत्र में मत्स्य खेती करते थे या फिर मच्छी पकड़ते थे, आज उनका बाजार खत्म हुआ है। तो बाजार नाम की चीज शूद्रों के हाथ में है, ये आपका भ्रम है। किसानों के हाथ में अगर बाजार होता, बाजार उत्पन्न समिति पर अगर उनका नियंत्रण होता, तो उनको इतने 3 साल से ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। उनके माल को, उनके उत्पादन को, उनके खेती माल को अगर भाव मिलता और न्यूनतम समर्थक यानी केवल एक बैच लगा दिया सब लोगों ने कि मैं किसान आंदोलन के समर्थन में, तो उससे नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि इनके घर की हालात क्या है। इनके घर की हालत ये है कि यहाँ की महिलाएं राजनीति में भी नहीं उतर सकती है, भले ही वो ओबीसी हो और ओबीसी महिला की सीट हो, वो वहां नहीं जा सकती है, क्योंकि आदमी मर चुका है और पति का कर्जा चुकाते चुकाते इसकी पूरी जिंदगी बीत गई है, और घर में बेटी को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, बेटे को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, और इस हालात में ये लोग रह रहे हैं। लेकिन ओबीसी बहुत आसान बात है ना, किसानों के बारे में हम हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन तब नहीं पता चलता कि ये सारे किसान कोई मराठा जाट राजपूत नहीं है, ये तो बहुत बहुत सारे किसान तो ओबीसी है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में ये तो कोई भी हो सकता है। ये इसमें तो धोबी भी आता है, इसमें दर्जी भी आता है, इसमें तो लोहार भी आता है, इसमें तो अलग अलग काम करने वाले कारीगर हैं। इनके सारों के रोजगार चले गए हैं। इन सारों के रोजगार ये आज नई अर्थनीति के कारण ही नहीं, उसके पहले से लेकर रोजगार जाने लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़े मिल आए, जो हाथमाग कामगार थे, हैंडलूम वीवर्स थे। तो सबसे पहले हमें पता है कि वीवर्स की, हालांकि चरखा देने के बावजूद भी चरखा भी कुछ लोगों की निशानी बन गई, लेकिन जो हाथमाग था, वो हाथमाग जो कामगारों की, जो इस यहाँ के पूरे व्यवसाय की पहचान थी, वो भी खतरे में आ गया। और उसके बाद बड़े मिल्स आने के बाद आज फिर से जब हैंडलूम की बात उठती है, तब इन लोगों को व्यापारियों से अपना जो धागा है वो खरीदना पड़ता है, उनको वो यंत्र खरीदना पड़ता है। तो आज शूद्र ये कॉन्ट्रैक्टर व्यापारियों के हाथों के नीचे काम करते हैं, जैसे कि दलित मजदूर या आदिवासी मजदूर भी कॉन्ट्रैक्टर के हाथों के नीचे काम करते हैं। तो हम आर्थिक स्थिति में एक दूसरे के जैसे ही हो चुके हैं। आज कोई भी किसी भी किसान को जाकर पूछिए, वो कहता है या कहती है कि मुझे मजदूर रखना नहीं हो सकता, मैं खुद जाकर रोजंदारी पर, रोजगार हमी योजना पर काम करती हूँ या करता हूँ, और फिर आऊंगा तब जाकर मैं मेरी खेती में खेती करता हूँ या करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने खेती रियल एस्टेट को दे दी, और आज लोगों के हाथों में जमीन नहीं है। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो जिनको लेकर बात करते हैं कि तेल को लेकर, तो ऑयल इंडस्ट्री की बात लेते हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री को लेकर आज फॉर्च्यून का तेल हम सब लोग खाते हैं, लेकिन उसमें अदानी कंपनी ने ले लिया है। हमारा सॉल्ट, नमक आगर किसके थे? आगरी समुदाय के थे। अब आगरी समुदाय का ये है, या हम सब लोग जो खाते हैं, टाटा से लेकर सारे अलग अलग समुदायों की उसके ऊपर मालकियत है। हम नहीं समझते हैं कि शूद्रों के जितने भी व्यवसाय है, फिर वो जहाज बनाने के छोटे 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 जो औजार लगते हैं, वो बनाने से लेकर एक, आज लोहार, एक लड़की बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है, वो बता रही थी कि रास्ते पर जो लोहार अपने औजार बेचते हैं, फिर वो हमारे खाने का झारा हो, जो पलटना हो, या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें, या फिर जो सुतार होते हैं वो बेलन लेकर बैठते हैं, इनको भी बल्क में खरीदते हैं ये लोग बहुत सस्ते में, और अपने मार्केट में रखते हैं, मॉल में रखते हैं। आर्टिजन्स के तरफ से आया हुआ माल, ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग और मैनेजमेंट का ये निकला है, और ये फंडा है कि इनका माल इकट्ठा किया जाता है। अगर माल 1000 रुपए का हो तो केवल 100 रुपया इनको मिलता है, और इनके बनाने की भी कीमत नहीं निकलती है,
खाने के लिए भी लाले पड़ते हैं। इस तरीके से शूद्र समुदाय को पूरा का पूरा लूटा गया है। तो सचमुच ओबीसी आज शूद्र जो है वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ताड़न के अधिकारी नहीं है, शूद्र ताड़न के अधिकारी है। इसमें 3743 जातियां जो है, उसके साथ साथ भटके घुमंतु जो है, घुमंतु और विमुक्त वो है, या फिर ट्रांसजेंडर है। ये सब लोगों को मिलकर अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे तो इनमें 3-4 जातियों की राजनीति को लेकर ओबीसी समुदाय को बदनाम करना बंद कीजिए। ये मेरे सारे दलित, बहुजन, वामपंथी साथियों की मेरी विनती है। अगर ये समुदाय हमारे साथ लाना होगा तो हमें उनके अस्तित्व की लड़ाई, उनके रोजी रोटी, उनकी रोजंदारी पर काम करने के लिए रोज का संघर्ष, उसको समझकर आज हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैकेनिक है, ये प्लम्बर है, ये टायर दुरुस्त करते हैं, ये रास्ते पर अलग अलग छोटी छोटी चीजें करके बेचकर, बिल्कुल 15 अगस्त को झंडे बेचकर भी इस तरीके से, ये जो सारे समुदाय हैं ये कौन से समुदाय है? ये समुदाय जो है ये अलग अलग अन्य मागास वर्गीय जातियों से जुड़े हैं। इनके जो 11 निकष है, इन 11 निकषों में ये सारे शैक्षणिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो निकष है, ये तीनों भी निकषों के आधार पर ये मागास है, इसलिए वो मागास वर्गीय है। इनको लाखाड़ देंगे, इनको मार देंगे, पीट देंगे तो जाहिर है कि बीजेपी तो आपकी राह ही देख रहे हैं। जितने धर्मांध ताकतें हैं वो बहुत राह देख रही है, क्योंकि क्या है, उनको ओबीसी समुदाय चाहिए। क्यों चाहिए? तेल तो लगता ही है खाने के लिए और ज्योति जलाने के लिए, और तेल प्रोड्यूस करना तो इनको आता नहीं। शक्कर तो लगती है, मिल में बहुत काम करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े तांडे है या गन्ने का जो भी है उसके लिए मजदूर कौन देगा? समुदाय देगा ये। फिर मंदिर जो है, मंदिर के आसपास जो हार लगते हैं, नारियल लगते हैं, जो छोटे छोटे हलवाई बैठे होते हैं, पेढ़ा लगता है, जो प्रसाद बनता है, तांबे के, पीतल के जो सब कुछ लगते हैं, ये सारे कारीगर जो है, इनका पूरा का पूरा व्यवसाय इन्होंने बना के रखा है मंदिरों पर। हम मंदिर उजाड़ने की तो बात करेंगे, मैं बिल्कुल मंदिर के पक्ष में नहीं हूँ। आप सबको मालूम है कि मेरे जितना ज्यादा नास्तिक पोस्ट कोई डालता नहीं है। नारीवादी आंदोलनों में भी बहुत ज्यादा, और लोग मानते भी है कि बहुत प्रखर और स्पष्ट बोलती रहती है। कब क्या होगा पता नहीं इस औरत का। तो सवाल ये है कि हम नास्तिक हैं तो हम मंदिर को तो ये करेंगे, लेकिन मंदिर के साथ जैसे अभी सत्य साई बाबा और साई बाबा या बालाजी ऐसे जो मंदिर है, इन मंदिरों के साथ जुड़े हुए जो ओबीसी है, इनको हम पर्यायी या वैकल्पिक, या पंढरपुर में भी जो थे, इनको वैकल्पिक रोजगार हम क्या देंगे, इसको सोचने की बात है। वैकल्पिक रोजगार अगर उनके ही इसके अनुसार होगा तो फिर हमने ये करना चाहिए कि अगर ये पीतल के, तांबे के भी जो बर्तन है, इसको हम कुशल और कारागिरी के तहत इनको मार्केट देकर इनको कहना चाहिए कि ये आपको मिलेगा। आपकी अगरबत्ती हम भगवान के सामने नहीं लगाएंगे ना, लेकिन घर में हमको चाहिए ये अगरबत्ती, मच्छर भगाने का भी काम कर सकते हैं, तो आप इस तरीके की अगरबत्तियां लाइए। इस तरीके के विकल्प देने पड़ेंगे, इस तरीके के विकल्प देने पड़ेंगे कि आप कपास का कर्पूर और कुछ कुछ बेचते हो ना, ये कर्पूर जो है वो जब हिमाचल के लिए ट्रेकिंग में जाते हुए ये प्राणवायु देने के लिए बहुत उपयोगी पड़ता है। तो ऑक्सीजन के लिए कर्पूर का इस्तेमाल होता है, तो ये एक औषधि गुण वाला ये है, तो पदार्थ है। तो इस पदार्थ को बेचने के लिए आपको कर्पूर को इस तरीके की प्रसिद्धि देनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके बहुजन समाज हमारे साथ आएगा। अन्यथा बहुजन समाज भूखा है, वो उसके संसाधन छीने गए हैं। वो देखता है कि इनको आरक्षण मिला, मुझे नहीं मिला, तो हमारे बीच में ये लड़ाई लड़वा दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुजन महिलाओं को अगर आरक्षण देने की बात होगी, तो मेरा ये भी सवाल है महिला आंदोलनों को भी, आपको क्या चाहता है, कितना मिलेगा? 33% में आपके आधा भी नहीं मांग रही है ओबीसी महिलाओं की संख्या में। जैसे एससी एसटी ओबीसी को दे दीजिए, बाकी अन्य तो सारे उच्च वर्णीय महिलाओं का ही है ना, तो फिर वो आरक्षण दे सकते हैं। तो हम वो आरक्षण के लिए मुझे बताइए कि महिला आंदोलन ने ये कहते हुए क्यों नहीं कहा कि हमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण चलेगा? आज 2 मिनट में ये बात खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में ये हो जाएगा कि ओबीसी, शूद्र, यानी अतिशूद्र, यानी एससी एसटी और ओबीसी को एक 33% में आरक्षण, और अन्य जो सीटें हैं वो उच्च वर्णीय, उच्च जाति की स्त्रियों को मिलेगी। 73वीं और 74वीं घटना दुरुस्ती के समय पंचायत राज के लिए यहाँ विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वो सीटों पर उच्च वर्णीय स्त्रियों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट कहाँ है? संसद में जाना, वहां बहुत उनका इंटरेस्ट है।
तो राज्यसभा, लोकसभा में जाने में उनको बहुत इंटरेस्ट है। तो तब जाके 33% की बात में अगर शरद यादव आपको अड़ाते हैं, आपको कहते हैं कि बीच-बीच में कुछ अलग तरीके के हर्डल्स पैदा करते हैं, तो फिर हम लोगों ने भी ये मिलकर कहना चाहिए था। हमको ओबीसी स्त्रियों से कोई यही नहीं है, दुश्मनी नहीं है, हम उनको बिल्कुल आरक्षण दे देते हैं। ये मेरी उच्च वर्णीय दोस्तों ने, उच्च जाति की महिलाओं दोस्तों ने क्यों नहीं कहा आज तक? और ये मुझे बहुत हैरानी की बात लगती है। 73वीं और 74वीं घटना दुरुस्ती और महिलाओं के आरक्षण की बात कहते हुए हम महिलाओं का पूरा आरक्षण हो, लेकिन महिलाओं में जातियाँ नहीं है ऐसा मानना, यानी आज के स्त्रीवाद का, आज दलित बहुजन स्त्रीवाद का, फूले अम्बेडकरी स्त्रीवाद का ये पराभव है। ये हमारा पराजय जो है, ये हमारी जीत नहीं हो सकती है। हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, लेकिन हम ट्रांसजेंडर को आरक्षण नहीं देंगे। हम विकलांगता की बात करेंगे, लेकिन विकलांगों को आरक्षण नहीं देंगे। तो हम पैट्रियार्की जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव करती थी, उसी तरीके से हम एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और घुमंतु विमुक्त स्त्रियों के साथ कर रहे हैं, ये देखिए। अब अगर इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है, तो जो बची-कुची सीटें हैं, वो आपकी संख्या के तहत ही आपको मिलने वाली है। आप 3% हो या फिर आप 10% हो या फिर यानी 3 और 10 हो गए और फिर 5 यानी आप 18% हो, तो आपको 18% के तहत वैसे सीटें 33% में 33 को अगर 100 मान लिया, तो उसमें आपको 18% को लेकर की सीटें मिलेगी। तो इस तरीके से एक समझदारी का भाव हमने करना चाहिए और हम लोग मुझे लगता है कि ये अगर हम नहीं करेंगे, तो इसको लेकर आज चर्चा होने की भी ज़रूरत है। महिला आंदोलनों ने भी चर्चा करने की ज़रूरत है। जब आए, बैठे सब यार तो बस मानेंगे कि ओबीसीओं को है ताड़न के अधिकार। ये जो चल रहा है, ये मामला अभी नहीं चलेगा। ये मामला नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है? आपको लगता तो है कि बहुत आसान बात, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत है। मंडल और कमंडलू की राजनीति ने ये दिखाया कि मंडल ने इस देश में जागरूक करते हुए 3743 जातियां हैं, ये बता दिया। यानी अगर आपके पास 6000 जातियाँ हैं, तो इतनी जातियाँ ओबीसीओं की है, तो ये जो ओबीसी की संख्या है, इसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हुए आप उनके तरफ नोट फेंकोगे, उनके लिए आशा, उनको लालच देंगे, उनको ये देंगे, ऐसे अब ये काम नहीं चलेगा। किसान आंदोलन ने दिखा दिया है कि बहुत सारे ओबीसी किसान रास्ते पे बैठ सकते हैं, वो आज रास्ते पर आ सकते हैं। आज राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, उसमें भी जैसे बीजेपी में दिख रहे थे, वैसे आज सबसे ज्यादा चेहरे किसके हैं? सबसे ज्यादा चेहरे ओबीसीओं के हैं। ओबीसी की ही संख्या ज्यादा दिखेगी। आपको देखना पड़ेगा कि संख्यात्मक तौर पे उनकी ही संख्या ज्यादा दिखेगी किसी भी राजनीतिक पक्ष में। तो अगर उनको संख्या के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे पहले कैसे किया जाता था, स्त्रियों को सामने लाकर दिखाया जाता था कि हमारे साथ स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी मतदाता है। लेकिन जब स्त्रियों ने कहना शुरू किया कि हमारा भी एजेंडा होना चाहिए, स्त्रियों के मुद्दे एजेंडा पर आने चाहिए, डोमेस्टिक पारिवारिक हिंसा का मुद्दा आना चाहिए, बलात्कार के मुद्दे पर बात रखनी चाहिए। आज महिलाएं जो इस तरीके से बात कह रही, उतनी भी बातें ओबीसी समुदाय, शूद्र समुदाय नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही भयानक बात है और उसको लेकर मुझे बहुत हैरानी होती है कि हमारे बीच के जितने भी थिंकर्स है, तत्वज्ञानी है या जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी हमारी जैसी जो महिला नेता या महिला विचारक या महिला शोधकर्ता है या फिर लेखक हैं, इनको साथ में लेकर अगर काम करेंगे, तो मैं बताती हूँ कि मैं बार-बार मेरे सारे पुरुष साथी जो ओबीसी आंदोलन में हैं, उन सबको कहती हूँ कि पेरियार बनना है, फुले बनना है तो आसान नहीं है। पेरियार भी यानी पेरियार बनने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि भगवानों और मंदिर को फेंकना पड़ेगा और सारे मूर्तियों को तहस-नहस करते हुए, किसी भी बाबा-बुआ के पीछे न जाते हुए अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा, अपनी अस्मिता बनानी। अगर आपको फूले बनना है, तो फूले बनना है तो और भी कठिन है, क्योंकि आपको घर-घर में सावित्रियाँ तैयार करनी पड़ेगी, घर-घर में सावित्री को पढ़ाना पड़ेगा। मंडल आयोग के निकष के अनुसार जितने भी निकष हैं, उन सारे निकषों में ये 6 निकषों के आधार पर महिलाओं को बराबरी की शिक्षा मिलने के लिए अगुवाई करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि मुझे मागास नहीं रहना है, इसलिए मैं मेरी बेटी को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटियाँ 2 किलोमीटर दूरी से पानी नहीं लाएगी, मेरे घर के पास पानी आना चाहिए, मुझे इसके ऊपर जल जंगल जमीन पर मेरा उतना ही अधिकार है।
इस तरीके की बातें इकोनॉमिक तौर पे करनी पड़ेगी और उसी तरीके से बाल विवाह को पूरा का पूरा नकारना पड़ेगा, बाल मजदूरी को पूरा का पूरा नकारना पड़ेगा, स्त्रियों को संपत्ति में समान अधिकार देना पड़ेगा। ये बातें ओबीसी समुदाय को भी करनी पड़ेगी। ओबीसी समुदाय को बहुत मजा इसलिए आता है क्योंकि वे केवल यानी उनके ऊपर एक जिस तरीके से एक आलोचना है कि वो सामंती व्यवस्था को नकारना नहीं चाहते, तो सामंती व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा गुण है पितृसत्ता और जातिगत पितृसत्ता के तहत अपने अपने नीचे की जातियों की लड़कियों के साथ कोई भी बुरा व्यवहार करे, उनके साथ उनकी प्रताड़ना करे, उनके ऊपर बलात्कार करे, अत्याचार करे, ये जो बहुजन समाज और ओबीसी समाज के लोग मानते हैं, ये उन्होंने तुरंत बंद करना चाहिए क्योंकि उनकी बेटियां, बहू, उनकी माँ, उनकी उनके पत्नी, ये सारे लोग भी इस दायरे में आएंगे। आप देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको इसी तरीके से इस्तेमाल करते थे। अगर आप वो आदर्श मानते हैं, तो फिर आप सचमुच फुले का आदर्श मानने के लिए बहुत दूर हो। और इसलिए ओबीसी समाज को जो लाठें मिलती हैं, तो उसने उन्होंने अपनी आलोचना भी करनी चाहिए और इतना मैं बाकी अन्य लोगों को भी कह देती हूँ कि इतनी आलोचना ना करे कि वो धर्मांध ताकतों से हाथ मिलाने में तुरंत तैयार ही है, वो बैठे ही हैं और वो उधर चले जाएंगे और हमें हमेशा ये जो पूरे आज की राजनीति वाले 35% को लेकर खुश होकर हमको बताते हैं कि हमें 35% वोट मिले और हम जीते और हम राज्य पर आए, तो हमको ये ईवीएम और बाकी सारे मामले, ईडी वाले मामले, सारी चीजों को बाजू में करते हुए अगर सचमुच बहुजन बहुसंख्य लोगों को साथ में लेना है, तो इस 82% जिसमें मैं शूद्रों का जिक्र कर रही हूँ, अतिशूद्रों का जिक्र कर रही हूँ, आदिवासियों का जिक्र कर रही हूँ, घुमंतु विमुक्तों का जिक्र कर रही हूँ और उसी के साथ साथ विकलांगों का जिक्र कर रही हूँ और माइनॉरिटीज में जो है मुस्लिम, दलित मुस्लिम हो, ओबीसी मुस्लिम हो, क्रिश्चियन ओबीसी हो, क्रिश्चियन दलित हो या फिर अन्य धर्मों में भी जितने हो, ये सारे लोग अगर इकट्ठा आते तो 82% जनता आज धर्मांध ताकतों को हिला सकती है। 82 नहीं भी हुई तो 35% इनके पास है, यानी हमारे पास 65 है, तो हम 65 लोगों में से करीबन 35 के बदले में 40 भी लाते हैं तो भी हमारी जीत होती है। तो हम कम से कम 40% लोग तो जाग जाएं। तो ये मेरा आप सब लोगों को निवेदन है। आज राजनीति में राजसत्ता को हिलाने के लिए बहुजनों की ताकत, ओबीसीयों की ताकत का इस्तेमाल होगा, लेकिन एक समझिए कि आपको अगर वो थापड़ मारने लगे, आपको लाथे मारने लगे, आपको लथाड़ने लगे और आपको आपको लेकर ही टारगेट बनाने लगे, तो उस मुद्दे को लेकर भी राजनीति और रणनीति अगर आप नहीं खेलोगे, तो आप फुले पेरियार नहीं बन पाओगे, अंबेडकर के संविधान को न्याय नहीं दे पाओगे। तो आपको अगर अंबेडकर के रेजिग्नेशन को लेकर 340 को न्याय देना है, तो आपको पहले उस तरीके के ओबीसी को लेकर अपने को क्या-क्या अधिकार है, ये जानना चाहिए। मुझे जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए और इस देश में उसको लेकर मुझे क्यों यूनिटी दिखानी चाहिए, ये जानना चाहिए। और ओबीसीओ ने किसी भी तरीके से लाते खाने से अच्छा है कि धर्मांध ताकतों के पीछे जाने के बदले में एक बहुत ही सचेतन और जिसको एनलाइटनमेंट और रेनिसांस कहते हैं, ऐसे धम्म जैसे या फिर अन्य भी जो भी आपके ऐसे तत्व ज्ञान हो कि जहाँ आपको बहुत सही मार्ग दिख सकता है, जहाँ इस तरीके से भेदभाव नहीं है, समानता और समता वाला मार्ग दिखाने वाला तो हमारे पास एक ही किताब है, जो किसी भी धर्म ग्रंथों से बड़ा है, वो है संविधान। उस संविधान को हाथ में लेकर जितने हो सकते हैं, उतनी मात्रा में ओबीसी अगर बाहर निकल कर आते हैं, स्त्री पुरुष, तो मुझे लगता है कि वो जत्था जो है, वो जत्था इस देश में केवल राजनीतिक बदलाव नहीं लाएगा, वो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी लाएगा। यहाँ मैं रुकती हूँ कि और फिर एक बार कहती हूँ कि ताड़न के अधिकारी हम नहीं रहेंगे, ना है, हम लोग अधिकारी हैं, संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं उसके अधिकारी हैं। हम समता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मित्रता और धर्मनिरपेक्षता, इन पांचों मूल्यों के आधार पर बने हुए हमारे सारे जो कानून है, कायदे हैं और उसके तहत हमें जो अधिकार मिले हैं, शिक्षा का हो, सूचना का हो, हमें अन्न का अधिकार हो, हमें जितने भी अधिकार मिले हैं, वो फिर मूलभूत अधिकार क्यों ना हो या फिर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत हमारे अधिकार बनाने का अधिकार क्यों ना हो, इन सारों को अगर हमें हाथ में लेना है, तो हमें संविधान को बल देना पड़ेगा, संविधान को जतन करना पड़ेगा और संविधान के मूल्यों पर चलना पड़ेगा, ना कि धर्मांध ताकतों के आपको फंसाने वाले
जिस तरीके की चेतावनी और चुनौतियां देते हुए, आपके घर उद्ध्वस्त करने की धमकियां देते हुए जो आपको खरीद लेना चाहते हैं, उन ताकतों के पीछे मत जाइए। खुद को देखिए, अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाइयाँ इतनी आसान नहीं है। ये रिकॉग्निशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ ये आज रिसर्जेंस और रीअश्योरेंस और रेजिस्टेंस की भी लड़ाई है। तो ये प्रतिकार की भी लड़ाई है, उसको लेकर हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं राहुल खांडेकर जी को बहुजन संगठक में मुझे बुलाने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और मैं यहाँ अ, रुकती हूँ। मुझे लगा था कि आज मैं 1 घंटा ही बात करूँगी, लेकिन हमेशा की तरह 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। लेकिन आप जितने भी लोग हैं यहाँ रहे और आपने मुझे सुना, मुझे आपसे प्रतिक्रियाओं की उम्मीद है। आप ज़रूर मुझे प्रतिक्रियाएँ भेजिए। बहुत अ, अलग मुझसे मतभेद हो सकते हैं, मुझसे 2 राय हो सकती है, लेकिन ये जो मेरे अंदर की पीड़ा है, वो एक ओबीसी जाति में जन्म होने के बाद उन सारी चीज़ों को नकारते हुए विद्रोह के रास्ते पर चलने वाली परिवर्तनवादी कार्यकर्ता की पीड़ा है कि जो जातियों को यानी एनिलेशन ऑफ द कास्ट वाला मार्ग इस्तेमाल करने के लिए आज जातियों को अपने अस्तित्व की बात कहते हुए अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई में एक साथ लाने की बात करनी पड़ती है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी इन प्रवर्गों के पहचान के तहत उनको इकट्ठा लाना जरूरी है। ऐसी मेरी मान्यता है, शायद आपकी भी हो सकती है। तो मुझे आप अपना प्रतिसाद जरूर भेजिएगा। जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय शाहू, जय पेरियार, जय संविधान और सबरंगी सलाम।